Acha bache, starting with the name of Allah Almighty, in today's lecture we are going to start chapter number 3 of your book, that is Managerial Accounting by Garrison Noreen. Fine. In chapter number 3 we are going to discuss about the mainly the concept of जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग. जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग क्या होती है, किस पर्पस के लिए यूज होती है, हमारा मेन पर्पस इस चैप्टर का यही है. ठीक हो गया. जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट इन सिंपल वर्ड्स इज दैट व्हाट जॉब यू आर गोइंग टू perform for your client, for your customer, and what will be the cost that that you have assigned or you are going to assign for that job. आप क्या काम कर रहे हैं और उस काम के ऊपर कितनी कॉस्ट आपको पड़ रही है, हमारा कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के अंदर यही है. अब बात यह है कि सर हम अगर हम एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में बात करें तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो सेम प्रोडक्ट बनाती हैं. जैसे फॉर एग्जांपल पेप्सी की बॉटल है, वो पूरी जो है ना, ज्यादातर है उनकी लॉट क्या है, वही प्रोडक्ट, वही बॉटल है. अब ये क्या है, ये उनकी जॉब है. somehow we may say कि सर दिस इज अ प्रोडक्ट दैट दे आर मैन्युफैक्चरिंग, और उसकी यही जॉब है उनकी प्रोडक्ट बनाने का. लेकिन इस जो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग है, इसका कॉन्सेप्ट को कहते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग. यहाँ पे देखें, दो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिए, प्रोसेस एंड जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग. प्रोसेस कॉस्टिंग एंड जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में फर्क क्या है? प्रोसेस कॉस्टिंग इज बेसिकली इज यूज इन कंपनीज. अब ये देखें आपके सामने, यहाँ पे आपके स्क्रीन पे जो नजर आ रहा है, प्रोसेस कॉस्टिंग इज यूज इन कंपनीज दैट प्रोड्यूस मैनी यूनिट ऑफ सिंगल प्रोडक्ट्स फॉर लॉन्ग पीरियड. यानी ये ऐसी कंपनीज यूज करती हैं प्रोसेस कॉस्टिंग जिसमें आपने अपनी एक ही प्रोडक्ट बनानी है, सिंगल प्रोडक्ट बनानी है. अब आप कहेंगे सर उसके अंदर भी तो लीटर और 1.5 लीटर की बोतल भी बनती है. तो यस, यू आर राइट. तो हमारी वो जो लीटर 1.5 लीटर या जो हमारी रेगुलर बॉटल्स हैं, उनकी सेम लॉट बनती जाती है, मतलब सेम वही चीज बनती जाती है, बनती जाती है, बनती जाती है. इसके अलावा अगर आप एग्जांपल ले लें कि फॉर एग्जांपल जो हमारी ये कंपनीज हैं जिसके अंदर ये डिफरेंट टूथपेस्ट बनते हैं, अब वो क्या है, वो सेम प्रोडक्ट बनाते जा रहे हैं, साइज में डिफरेंस कर देते हैं कि छोटा और बड़ा, लेकिन उनकी जो लॉट है या जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग है, उस वो अमल सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता. यानी उनकी जो तादाद है उसमें कोई तब्दीली नहीं आती. ठीक है. अब जब कंपनीज प्रोसेस कॉस्टिंग को यूज कर रही होती हैं, तो प्रोसेस कॉस्टिंग में अब उन्होंने पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकालते हैं, यानी एक यूनिट की कॉस्ट कैसे निकालनी है, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो उनकी पड़ी है. फॉर एग्जाम्पल मुझे 1 लाख रुपए की टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पड़ी है और मैंने 10,000 यूनिट्स बनाए हैं, तो मैं टोटल 1 लाख यूनिट्स, 1 लाख रुपीज या डॉलर को क्या करूंगा, 10,000 यूनिट्स जो मैंने 1 लाख रुपए में बनाए हैं उस पर डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास पर यूनिट कॉस्ट क्या आती है, $10. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग, इसे प्रोसेस कॉस्टिंग कहते हैं. ठीक हो गया. इसके बाद आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग. जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में क्या होता है कि आपने सेम प्रोडक्ट नहीं बनानी होती, यानी आपका बिजनेस सिंगल प्रोडक्ट पे नहीं लाया कर रहा होता. आप यानी दुनिया में एक जैसे घर नहीं है, मतलब आप देखें कि हर घर का डिजाइन डिफरेंट है, हर घर का कमरे डिफरेंट हैं, हर घर के अंदर क्या कहते हैं जो है ना, मार्बल की क्वालिटी डिफरेंट है, जो है ना, क्या कहते हैं, मटेरियल एक जैसा यूज नहीं होता, मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ जॉब परफॉर्म कर रहे होते हैं क्लाइंट के ऊपर. या कस्टमाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी होता है. कस्टमाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि कंप्यूटर शॉप पे बैठा हुआ बंदा, उसे ये मालूम नहीं होता कि मुझसे आके क्लाइंट किस किस्म का कंप्यूटर बनाएगा. उसने सारी चीजें अपने पास रखी होती हैं. जैसे ही कस्टमर आके उसे बताता है कि जी मुझे इतने रैम वाला कंप्यूटर चाहिए, इतनी हार्ड डिस्क होनी चाहिए, इतनी उसकी साइज होना चाहिए उसका कंप्यूटर का, और इतनी पावर रिक्वायर है, इतना आप उसके स्टोरेज बढ़ा दें, बस ये सारी चीजें वो आपको बता के चला जाता है. आप क्या करते हैं, उसे असेंबल करते हैं, आपको जॉब बता दी जाती है, आपकी असेंबलेज, असेंबल करना यानी इकट्ठा करके आप वो चीज प्रोडक्ट बना के दे देते हैं. अब वो सिंगल प्रोडक्ट नहीं है, मतलब अगर सिंगल प्रोडक्ट होता तो आपके सारे कंप्यूटर में एक जैसे फीचर्स होते, एक जैसी रैम होती है, एक जैसी हार्ड डिस्क होती है, एक जैसा मदरबोर्ड होता है, एक जैसा प्रोसेसर होता है. ऐसा नहीं है. जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में क्या है कि यू वर गिवन अ जॉब and you started to produce a product on the basis of the
रिक्वायर्ड कैटेगरी और रिक्वायर्ड थिंग्स बाय द कस्टमर। कस्टमर ने जो चीज आपसे रिक्वायर की, आपने उसी हिसाब से अपनी जॉब को परफॉर्म करने लग गए। ठीक हो गया। अब बात है कि सर जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकाली जाती है। पर यूनिट कॉस्ट इसमें निकालने के लिए आपने जितना मटेरियल या जितनी चीजें इस्तेमाल की हैं उसी के ऊपर आपको रिलाय करना होता है। यहाँ पे देखें, देयर इज नो फॉर्मूला इन ऑर्डर टू फाइंड द जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, यानी यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर रिलाई नहीं कर रहे होते। हम कहते हैं कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर आप देखते रहेंगे कि इस चीज को बनाने के लिए इस रैम के ऊपर कितना खर्चा आया, इस हार्ड डिस्क पे कितना खर्चा आया, उसी के हिसाब से आप हर प्रोडक्ट की डिफरेंट प्राइस डिफरेंट कॉस्ट क्रिएट करेंगे। ठीक हो गया। यहाँ पे लॉट आपकी सेम नहीं होती। सेम लॉट होती तो वही ऊपर वाली बात प्रोसेस कॉस्टिंग वाली आती कि टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, यानी 1 लाख रुपए की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, उसे डिवाइड कर देना नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस जो कि 10,000 है, उस पर डिवाइड कर देंगे एंड यू विल बी एबल टू फाइंड योर आंसर। लेकिन हमने क्या करना है, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में हर चीज डिफरेंट करनी है, तो हर यूनिट की कॉस्ट क्या होगी, डिफरेंट होगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, डेट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरिंग डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। हमने कितना मटेरियल यूज किया है, कितने मटेरियल की कॉस्ट कितनी पड़ी है, उसे मेजर कैसे किया जाएगा। अब यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट के लिए हमेशा याद रखिएगा कि जितना मटेरियल हम इस्तेमाल करते जाएंगे उसे हम एक शीट के ऊपर, जिसे बिल कहेंगे, उसके ऊपर मेंशन करेंगे। यहाँ पे आप इसकी 2 तस्वीरें दिखा दी हैं। इसे रेक्विजिशन फॉर्म कहते हैं, मटेरियल रेक्विजिशन फॉर्म। रेक्विजिशन का वर्ड रिक्वायर से आया है, रेक्विजिशन का वर्ड रिक्वायर से आया। अब यहाँ पे होता क्या है कि जब आप किसी फैक्ट्री की बात करते हैं तो मटेरियल तो पड़ा होता है गोडाउन में, ठीक है, गोदाम जिसे हम उर्दू में कहते हैं। जब भी आपका सुपरवाइजर आपको एक वो लेबर आके बताती है, सर ये जो है ना प्रोडक्ट बनाने के लिए इतना मटेरियल चाहिए, मटेरियल पड़ा हुआ है गोदाम में, तो आपको या स्टोर में पड़ा हुआ है, ठीक है, आपका जो सुपरवाइजर होता है, सुपरवाइजर आपको एक ये वाला मटेरियल रेक्विजिशन फॉर्म देता है। ये जो आप देख रहे हैं जिसके ऊपर कर्सर आपका मूव कर रहा है, इस तरह का मटेरियल रेक्विजिशन फॉर्म देता है, जिसमें वो क्या चीजें रिक्वायर करता है, उससे वो डिस्क्रिप्शन देता है, प्रोडक्ट का नाम देता है, क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी चाहिए, उसकी यूनिट कॉस्ट कितनी होगी और टोटल कॉस्ट कितनी पड़ेगी। ये हमारा टोटल मटेरियल एक्विजिशन फॉर्म होता है। ठीक है। अब ये मटेरियल एक्विजिशन फॉर्म ना जो आपका सुपरवाइजर है वो साइन करके पकड़ा देता है लेबर को। लेबर को कहता है जाके स्टोर से उठा के, और स्टोर कीपर जो स्टोर मैन जो होता है, जब लेबर उसके पास जाती है, लेबर के वो जाके लेबर उसे वही ये मटेरियल एक्विजिशन फॉर्म देता है। और उसके बाद क्या होता है कि वो प्रोडक्ट को असेंबल करना शुरू कर देता है, सॉरी, आपको वो प्रोडक्ट उठा के दे देता है। दोबारा से मेरी बात समझें कि आपको जब भी कोई मटेरियल चाहिए होगा, आपका सुपरवाइजर उस मटेरियल का मटेरियल एक्विजिशन फॉर्म बनाएगा। उस मटेरियल एक्विजिशन फॉर्म में ये रिक्वायरमेंट चीजें होंगी, डिस्क्रिप्शन होगी, क्वांटिटी होगी, यूनिट होगी और टोटल उसकी कॉस्ट पड़ जाएगी। ठीक है। वो रिक्विजिशन फॉर्म आपको साइन करके लेबर को दे देगा। लेबर वो फॉर्म लेके जाएगी स्टोर में या गोडाउन में, जहाँ पे स्टोर कीपर बैठा होगा, उस स्टोर कीपर को कहेगा सर ये चीजें मुझे स्टोर से उठा दें। वो स्टोर से चीजें उठा के आपको दे देगा। उसकी टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हम इसी तरह का एक चार्ट या इस तरह का एक स्लिप यूज करते हैं, जिसकी तस्वीर आपके सामने है। ठीक है। उसके बाद है जॉब कॉस्ट शीट। जॉब कॉस्ट शीट क्या क्या होती है? जॉब कॉस्ट शीट जो होती है, क्या क्या काम किया गया है इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। अब यहाँ पे याद रखिएगा, जो जॉब कॉस्ट शीट में हम सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड नहीं कर रहे, हम लेबर पे भी डिपेंड कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड पे भी डिपेंड कर रहे हैं। ठीक हो गया। मोस्टली जॉब कॉस्ट में 2 चीजें हम कंसीडर कर रहे होते हैं जब यूज कर रहे होते हैं, जिसमें मटेरियल और लेबर होता है। बट इट इज नॉट कंपल्सरी कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इस्तेमाल नहीं होगी, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी यूज हो सकता है। आफ्टर बीइंग नोटिफाइड दैट अ प्रोडक्शन ऑर्डर हैज बीन इशूड, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट प्रिपेयर्स अ जॉब कॉस्ट शीट। जब एक बात हो जाती है कि प्रोडक्शन ऑर्डर हो गया है, तो जॉब कॉस्ट शीट जो आपका अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है वो इशू कर देता है। ठीक है। अब जॉब कॉस्ट शीट में क्या क्या चीजें होती हैं कि आपके पास मटेरियल की रिक्वायरमेंट नंबर होती है। ये जो मटेरियल का रिक्वायरमेंट नंबर है ना, ये ऊपर देखें आप, यहाँ पे जो ये जरूरी नहीं है, डिफरेंट हो सकता है। मटेरियल का नाम हो सकता है, उसकी टोटल अमाउंट होगी। उसके बाद लेबर के लिए ना लेबर टिकट का कॉन्सेप्ट आता है, जो कि हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया। लेबर टिकट होता है कि जी जो अली जो है ना, उसको टिकट नंबर 1 असाइन किया गया। अब वो जितने घंटे काम करता है ना, तो 1 टिकट के ऊपर उतने आवर्स, हम कहते हैं 5 घंटे काम किए, और उसकी जो अमाउंट होती है टोटल, फॉर एग्जांपल हमने उससे कहा कि
आपको हम ना क्या कहते हैं 7.5 रुपीज पर आवर देंगे। उसी हिसाब से हम उसकी कैलकुलेशन करके बता देते हैं कि भाई इसने इस बंदे ने इतनी देर काम किया, उसे इतनी अमाउंट हम दे देते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद है मैन्युफैक्चरिंग डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। लेबर ने कितनी काम किया उसे निकालने के लिए ये देखें, यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट आता है टाइम टिकट का। टाइम टिकट क्या होती है कि जिस बंदे ने जितने घंटे, अभी जो हम पहले यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं पिछले पेज के ऊपर, ये 5 घंटे काम करें, इस टाइम इस आर को जो है ना इससे कहते हैं लेबर टाइम या टिकट टाइम। ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने देखे एम्प्लॉय टिकट टाइम के ऊपर आपको क्या दिया हुआ है, स्टार्टेड कितने बजे काम करना स्टार्ट किया था, ये टिकट नंबर 843, यानी जो एम्प्लॉय नंबर 843 है उसने इतनी देर काम किया। तो लेबर को करने के लिए हमने क्या किया, काम इतने बजे से इतने बजे काम किया, टोटल कंप्लीटेड काम इतना है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा कि सर हम पर आर ही काम करेंगे या प्रोडक्शन पे भी कर सकते हैं। मैं दोबारा इस बात को बोलता हूँ। आपने कहा सर एक बंदा 5 घंटे हमारे पास काम कर रहा है, सर वो 5 घंटे में आधा घंटा तो या 2 घंटे तो कोई काम ही नहीं कर रहा था, मैंने उसे देखा था वो कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहा था। तो हमें पर आर कॉन्सेप्ट हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, या हमें सही नहीं लग रहा, क्योंकि वो 5 घंटे आता है लेकिन काम तो 3 घंटे करता है। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं कि ये इसी तरीके से टाइम स्टार्ट टाइम एंड, टाइम स्टार्ट टाइम एंड करके आप बताते हैं कि सर सिर्फ आपने काम 3 घंटे किया, चाहे आप 6 घंटे बैठे रहे हैं। या ये तरीकाकार होता है, या प्रोडक्शन पे होता है कि सर जितनी प्रोडक्शन, जितने यूनिट्स ये बनाएगा उतने यूनिट पे, फॉर एग्जाम्पल उसने एक प्रोडक्ट बनाई है उसे $10 देंगे, ठीक है, बनाने के। अब उसने 10 प्रोडक्ट्स बनाई है तो उसे $100 मिलेंगे। तो यहाँ पे आपके क्या होता है, देर इज अ डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड और द टाइम यूज्ड। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने लेबर को किस चीज पे पेमेंट करनी है, उसके नंबर ऑफ यूनिट्स के ऊपर पेमेंट करनी है या उसका टाइम पीरियड जो नंबर ऑफ आवर्स है उस पर पेमेंट करनी है। तो ये आपका तरीकेकार होता है इसे कैलकुलेट करने का। ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने 5 का रेट लगाया, 5 आवर्स उसने काम किया, उसके रेट $9 पर आवर लगाया, तो टोटल अमाउंट $45। फिर उसके बाद अगले दिन उसने 2 घंटे काम किया, दो $9 दिए, $18। फिर अगले दिन 1 घंटे काम किया और $9, उसे $10। ये हमारा क्या है, प्रिपेयरिंग ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, जितने में लेबर ने कितनी देर काम किया। उसके बाद है अप्लाइंग मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज।